हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारे पास हमारी क्लास 9th का हमारा जो चैप्टर है 14th, ठीक है, सांख्यिकी, हम उसको शुरू करेंगे। सांख्यिकी, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास कुछ बातों के बारे में, आंकड़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सांख्यिकी, ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम अपनी बात करें कि रूटीन में हम कहाँ इनके बारे में जानते हैं, प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों, मीन्स ग्राफ हैं जो आदि के विभिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती हैं। ये सूचनाएं हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर से, ठीक है। न्यूज़पेपर के अंदर हम देखते हैं इनके बारे में, हम टेलीविज़न पर, टीवीज़ पर देखते हैं, पत्रिकाओं, मैगजीन्स पर इनके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। और संचार के अन्य साधन जो हमारी अलग आज के टाइम के अंदर हमारी जो सोशल मीडिया है, जिसके अंदर हम फेसबुक, व्हाट्सएप की बात करें, उनके ऊपर हम हज़ारों चीज़ें, हज़ारों अंकों के बारे में देखते हैं, हज़ारों चीज़ देखते हैं। ये सूचनाएं हमारे पास रिलेटेड किससे होती हैं? जो हम, जैसा हमारी फील्ड, जिस तरह के आंकड़ों में हम इंटरेस्ट रखते हैं, उस तरह की चीज़ों में। क्रिकेट, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा कि किसने बल्लेबाजी की, किसने गेंदबाजी की, कितने स्कोर बनाए, उन सभी के हम ग्राफ, ठीक है, उनकी आंकड़े प्राप्त करते हैं कि कितनी उनकी एवरेज स्कोर रहा, ठीक है, या किसी भी कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, अगर आप बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है ना, कि किसी कंपनी को क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, किसी शहर का टेम्परेचर क्या था, ठीक है। जैसे गर्मियाँ जब बढ़ती हैं तो आप अपने आसपास के गाँव का टेम्परेचर, अपने शहर का टेम्परेचर देखना शुरू कर देते हैं। अब सर्दियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सर्दियाँ जैसे बढ़ती हैं तो आप उस तब टेम्परेचर देखते हैं, नोट करते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा आज का, कितने माइनस में चला गया, ठीक है। ऐसी बड़े बड़े शहरों के बारे में आप न्यूज़ के अंदर देखते हैं। हमारी 5 वर्षीय योजनाएं, ठीक है, हमारी 5 वर्षीय जो योजनाएं हैं उनके बारे में अलग अलग तरह के आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं। अब पंचवर्षीय योजनाओं को बदल भी दिया गया, उनके प्रारूप को बदल दिया गया, लेकिन कार्य वही है उनके। अलग अलग क्षेत्रों में मदों में किए गए खर्चे गवर्नमेंट के द्वारा, मतदान के परिणाम आदि से संबंधित हो सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को, ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्य या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंकड़े। उन्हें क्या कहेंगे? आंकड़े, डाटा, ठीक है। ये हमारे पास एक अंग्रेजी के शब्द डेटम, ठीक है, का बहुवचन है हमारे पास। हाँ, यह बात आवश्यक है कि आपके लिए आंकड़ा एक नया शब्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आंकड़ा जो शब्द है, आंकड़े के बारे में अब अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आपने पिछली कक्षाओं में इनके चैप्टर्स के नाम जो पढ़े हैं, आप 3rd क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आंकड़े या आंकड़ों तथा आंकड़ों के प्रबंधन, ठीक है, मीन्स उनके मैनेजमेंट के बारे में, जो डाटा आपके पास, ठीक है, और उनका मैनेजमेंट कैसे किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपने पढ़ा है काफ़ी कुछ। आज हमारी दुनिया अधिक से अधिक सूचना भी विन्यास होती जा रही है। हम जीवन प्रेत किसी न किसी रूप में आंकड़ों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आजकल कोरोना की अगर बात चल रही है तो आप रूटीन में चेक करते रहे कि कितने मरीज़ बढ़ गए, कितने मरीज़ घट गए, ठीक है। उनका ग्राफ अगर आपने देखा होगा किस प्रकार से उनके ग्राफ में कभी जो वार्ड डायग्राम्स किस प्रकार से ग्राफ कभी आप कभी डाउन दिखाई देते हैं आपको। अर्थात हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि इन आंकड़ों से हम अपनी इच्छा अनुसार अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करना जान पाएँ, ठीक है। जैसे आपने कोरोना के बारे में अगर हम बात करें कि आपको जो अलग अलग तरह के ग्राफ्स दिखाई देते हैं, ठीक है, आपके पास जैसे ये कोई ग्राफ दिखाई दे रहा है आपने आपको कि जिसमें ग्राफ की लाइन सीधी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ये क्या बता रहा है कि आपके पास दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज़ कितने बढ़ते चले गए, ठीक है। फिर अगर आप कोई और ग्राफ देखते हैं, उसके अंदर आपके पास क्या है, मीन्स कितने केस आपके पास इस समय एक दिन के अंदर प्रेजेंट, मतलब जो हमारे पास ये दंड आलेख बनाया गया, इस दंड आलेख के अंदर एक दिन के अंदर कितने आपके पास प्रेजेंट रहे केस पॉजिटिव, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में आपको बता रहा है ये। और बढ़ती हुई जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो हम बताती हैं कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, अब घटती हुई बिल्डिंग्स बता रही हैं कि भारत के अंदर हमारे पास कोरोना मरीजों की संख्या है जो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है हमारे पास। ठीक है। अंत है हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि इन आंकड़ों से हम अपनी इच्छा अनुसार अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करना जान पाएं।
अर्थपूर्ण सूचना उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सांख्यिकी, जिसके बारे में कहा जाता है सांख्यिकी। ऐसा प्रतीत होता है कि सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द स्टैटिक्स की जो व्युत्पत्ति है वो एक लैटिन शब्द स्टेटस से हुई है, स्टेटस से, ठीक है, जिसका अर्थ है एक राजनीतिक राज्य से है। अपने मूल रूप में सांख्यिकी लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उन आंकड़ों का संग्रह होता है जो राज्य के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है, जो उस देश के लिए, उस राज्य के लिए उपयोगी होते हैं। समय के साथ साथ इसका कार्य जो क्षेत्र है हमारे पास, स्टैटिक्स का जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाता है। सांख्यिकी का संबंध केवल आंकड़ों के संग्रह और प्रस्तुतिकरण से नहीं रह गया है, मीन सिर्फ उनको इकट्ठा करना और उनको प्रेजेंट कर देना। जैसे मान लो जनगणना होगी तो जनगणना के आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया गया और प्रेजेंट कर दिया गया, नहीं, उससे काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं काफ़ी बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों से, उन आंकड़ों से वो पता करने की कोशिश करते हैं कि इस राज्य के अंदर किस तरह के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में वो जान पाते हैं। आंकड़ों से हम अनुमिति निकालने और उनका निर्वेचन करने से भी हो गया है। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। भिन्न भिन्न संदर्भों में शब्द स्टैटिक्स का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। आइए जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लें पहला एग्जाम्पल्स हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, क्या मुझे भारत के शैक्षिक आंकड़ों की एक नवीनतम संस्करण की प्रति मिल सकती है, ठीक है। दूसरा देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल, मैं सांख्यिकी का अध्ययन करना चाहता हूँ क्योंकि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में व्यापक रूप से होता रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले वाक्यों में जो आंकड़ों का प्रयोग है वो बहुवचन में किया गया है, जिसका अर्थ है संख्यात्मक आंकड़े, ठीक है, वो आपकी शैक्षणिक संस्थाएं हो सकती हैं, राज्य की साक्षरता दर हो सकती है, कुछ भी। दूसरे वाक्य में सांख्यिकी शब्द का जो अर्थ है वो एक वचन के रूप में लिया गया है, जिसका अर्थ है आंकड़ों का संग्रह करना, प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण करना, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ हमारे पास पढ़ते हैं हम, जैसे हमारी प्रश्नावली 14.1 में दिया गया है उनके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। 14.1 के अंदर पहला क्वेश्चन अगर आप देखें उसमें हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दिए जिन्हें आप अपनी दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आम लाइफ के अंदर से। तो उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आपकी या हमारी या कक्षा की, आपकी तो मेरी तरफ से आपकी हो गया शब्द, आप खुद लिख रहे हैं तो हमारी लिखोगे, तो शब्द हम सिंपली यूज़ कर लेते हैं, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। कक्षा के 25, ठीक है, विद्यार्थियों की, अगर हम बात करें लंबाई, हमारे पास पहला हो गया। दूसरा देखें इसके अंदर हमें 5 आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कहा हमने, पहला ये आंकड़ा बड़ी आसानी से हम इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास घर के आसपास लगे 25 पौधों की जानकारी, वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो किस तरह के पौधे हैं, उनके पत्तों की लंबाइयाँ क्या हैं, ठीक है, वो जैसे मर्जी आप पता करना चाहें वो उस हिसाब से कर सकते हैं, वो चीज़ें आप मान सकते हैं इसके अंदर। और हमारे पास जैसे आज का जो टाइम है टीवी या मोबाइल के ऊपर आपके पास, ठीक है ना, टीवी या मोबाइल पर रोज़ कितना समय लगाते हैं, ठीक है, उसके बारे में। कितने बच्चों का आप पता कर सकते हैं, 25 बच्चों का या 10-15 दोस्तों का भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, चौथे भाग आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लास के कक्षा की 1 महीने की हाजिरी, ठीक है, कि कितने बच्चे हाजिर थे और कितने बच्चे गैर हाजिर थे, उपस्थित थे, अनुपस्थित थे, उनके बारे में जानकारी हमारे पास बन सकती है। और ऐसे ही हम एक उदाहरण और लिख सकते हैं, ठीक है, 1 महीने में हुई वर्षा की जानकारी, मतलब वर्षा का कोई महीना है तो 1 महीना लिख सकते हैं। अगर वो वर्षा का महीना नहीं है, ठीक है, तो आप जनरल लिख रहे हैं तो साल भर के अंदर लिख सकते हैं, 1 वर्ष में लिख सकते हैं या 10 वर्ष में लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, जैसा भी आप चाहें, 10 वर्ष में हुई वर्षा की जानकारी, ठीक है।
अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी जानकारी हैं जो आप बड़ी आसानी से इकट्ठी कर सकते हैं, और कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जिनके लिए आपको दूसरों से सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, उसमें क्या कह रहा है, पहले मैं कहा था इन आंकड़ों के 5 उदाहरण दिए जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। हमने वो 5 कोई भी उदाहरण मान लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिस्टम के अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े हम किसे कहते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्राथमिक आंकड़े, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जब स्वयं अवशेषक में अन्वेषक मीन जो आंकड़े इकट्ठे कर रहा है वो खुद अपने दिमाग के अंदर किसी भी एक निश्चित उद्देश्य को रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, और इस प्रकार से एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, जब उसने अपने दिमाग के अंदर किसी बात को रखा, जैसे खुद किया उसने, आप खुद 25 विद्यार्थियों की लंबाई बड़ी आसानी से रख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि क्लास के अंदर कौन लंबी हाइट का, कौन छोटे, आप खुद ये आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। 25 पौधों की जानकारी अपने आसपास, अपने अपने दोस्तों के टीवी मोबाइल वो कितना समय लगाते हैं, कितना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, वो आप खुद बड़ी आसानी से कि इस चीज़ के देखने के लिए कि वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या वो अपना समय कितना मोबाइल पर सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए ये तीनों आंकड़े जो हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आंकड़े हमारे प्राथमिक आंकड़े बन गए। कक्षा के 1 महीने की हाजिरी ये आपने इकट्ठी नहीं की। ठीक है, मीन्स आप लिख रहे हो लेकिन आपने तो इकट्ठी नहीं की, ये आपके टीचर ने हाजिरी लगाई, आप अपने टीचर से इस आंकड़ों को लेंगे। 10 वर्ष में कितनी वर्षा हुई उसकी जानकारी, ये भी आपको नहीं पता, ये आप मौसम विभाग से जानकारी इकट्ठी करेंगे, या आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो आप इंटरनेट से जानकारी इकट्ठी करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, लेकिन आपने खुद आंकड़े इकट्ठे नहीं किए ये। ठीक है, आपने खुद 10 सालों से नोट नहीं करते आ रहे कापी पर आज इस वर्ष 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, इस साल वर्ष 55 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ये चीज़ आप खुद नोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ऐसे आंकड़े हमारे क्या कहलाते हैं, गौण आंकड़े, तो इनको हम कहते हैं गौण आंकड़े। और गौण आंकड़ों के बारे में परिभाषा क्या दी जाती है, जहां किसी स्रोत से, मीन्स खुद नहीं, हम किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं आंकड़े प्राप्त किए गए हों, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। मीन्स ये हमारे सेकेंडरी डाटा होगा जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपका प्राइमरी डाटा होगा क्योंकि आपने खुद डायरेक्ट इस चीज़ की जानकारी आपके पास थी, आपने जानकारी इकट्ठी की। ठीक है, ये हमारे पास हमारे प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हमारा पहला, दूसरा और तीसरा भाग, ठीक है, ये हमारे बन जाते हैं प्राथमिक आंकड़े हमारे, और चौथा और जो 5वां भाग है ये बन जाते हैं हमारे पास हमारे गौण आंकड़े। अच्छा, बाकी आप अपने हिसाब से जैसा भी उदाहरण देंगे, क्योंकि मैंने ये उदाहरण लिखे, आप अपनी तरफ से मान लीजिए उदाहरण चेंज कर देते हैं, तो वो प्राथमिक है या गौण है वो आपको खुद देखने भी हैं, उस हिसाब से आप उनको लिखेंगे, उनके बारे में बताएंगे। हमने जो ऊपर यूज़ किए हैं हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों के बारे में जानकारी होगी। आगे हम बात करेंगे, जैसे हमने आज बात की कि हम क्या करते हैं, आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, आंकड़ों को आपने इकट्ठा किया, ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद आप उनको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, व्यवस्थित करना मीन्स प्रस्तुत करना, उनको लिखने के ढंग को चेंज करना अपने, ठीक है, वो उस तरीके का आप मैटर करते हैं। उसके बाद उनका विश्लेषण करते हैं, फिर उनका निर्वाचन किया जाता है। अब उनके व्यवस्थित करने के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, आंकड़ों को एकत्रित, आंकड़ों का अब हम बात करते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, हम कैसे कैसे उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, किस किस रूपों के अंदर उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कुछ उदाहरणों की सहायता से। ठीक है, हमारी प्रश्नावली 14.2 के उदाहरण होंगे, उनकी सहायता से हम बात करेंगे कि ना आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त होने के उपरांत ही अन्वेषक को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है जो अर्थपूर्ण हो और सरलता से समझी जा सकती हों, और एक ही झलक में उसके मुख्य लक्षणों को जाना जा सकता हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ आंकड़ों पर, कुछ उदाहरणों पर बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं उदाहरण 1 पर। इसमें क्या कहा गया, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लीजिए। ठीक है, आपको ये अंक दे दिए गए। अब इन अंकों को आपने क्या कर रखा है, ये अंक जैसे भी आपने प्राप्त किए, मैंने क्लास से 10 बच्चों के नंबर लिख दिए। ठीक है, ये आपने 10 बच्चों के नंबर इकट्ठे कर लिए, ये आपके क्या कहलाते हैं, यथावत प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े। जैसे आपने
चाहा, मान लो आपने पहले ए से पूछा फिर बी से, ए ने कहा 55, बी ने कहा 36, सी ने कहा 95, रोल नंबर 4 ने कहा 73, रोल नंबर 5 ने कहा 60, रोल नंबर 6 ने कहा 42। इस प्रकार से ये हमारे पास हो गए यथा प्राप्त आंकड़े, ठीक है, जिनको हम रॉ डाटा भी कहते हैं, मीन्स कच्चा माल या कच्चा मटेरियल, ठीक है। अब इनको किसी ना किसी रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इन्होंने क्या कहा हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, कहना इसे रूप में देकर आप अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको ये अंक दिए गए हैं, क्या आप इनको देखें और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कौन से अंक सबसे अधिकतम और कौन सा अंक सबसे न्यूनतम, ठीक है, नहीं पता चल पाएगा। ये आपसे मान लीजिए परिसर पूछा जाए कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, अधिकतम जो भी आपके पास है और न्यूनतम, ठीक है, उन दोनों का जो अंतर है वो आपका परिसर कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ से देखने पर तो आपको एकदम क्लियर नहीं होगा कि आपके पास अधिकतम क्या है और न्यूनतम आंकड़े क्या हैं, उनके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इस सिस्टम के अंदर हम आंकड़ों को एक ढंग के अंदर, एक सिस्टम के अंदर लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों को एक क्रम के अंदर लिखेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मीन्स उनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे आंकड़ों को हमने मान लीजिए बढ़ते क्रम के अंदर लिखा, पहले 25, फिर 36, फिर 42, देखिए आपके पास अंक, उससे बड़ा 55, फिर 60, फिर 62, फिर 73, फिर 75, फिर 78, फिर 95, ठीक है। आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 10 बच्चों के अंक आ गए। अब अधिकतम अंक कितने, 95, न्यूनतम अंक कितने, 25, और उन दोनों का अंतर कितना हो गया, 70, ठीक है। तो आपके पास आपका क्या आ गया ये, ठीक है, आपका परिसर आ गया इस अंक का, ठीक है। परिसर इंग्लिश में हम इसको रेंज कहते हैं, रेंज। कई बार हिंदी में शब्द ना प्रयोग होकर इंग्लिश में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, आपको क्या दिया गया है इसके अंदर, अगर आप देखें, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंक दिए गए हैं, ठीक है। देखिए पिछले उदाहरण के अंदर आपके पास क्या था, आपको सिर्फ 10 बच्चे दिए गए थे जिनके अंकों को आप बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 30 बच्चे हैं, उन अंकों को लिखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है, तो आपके लिए मान लीजिए 100 बच्चे हैं 9th क्लास के अंदर, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने अंकों को लिखना। तो ऐसे अंकों को प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास हम एक बारंबारता सारणी बनाते हैं उसकी, ठीक है। इसके लिए हम बारंबारता सारणी बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे अंक लिखे हमने, ठीक है, और उनकी संख्या लिखेंगे। उसके बाद हम इनके बीच में मिलान चिन्ह शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, आपके पास जो जो अंक आपको दिए गए हैं, जो जो अंक आपके पास आए हों, उन सभी को आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 है, 20 है, 36 आ रहा हुआ अंक है, 40 आया हुआ है, 50 आया हुआ है, 56 आया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास अलग अलग तरह के कई अंक आए हुए हैं, ठीक है। अब 10 आपके पास एक भी बार आया हुआ है तो मिलान चिन्ह में एक बार लिख लिया जाएगा। 20 आपने देखा वो भी एक बार है तो मिलान चिन्ह में एक बार लिख लेंगे आप। 36 आपने देखा 3 बार आ रहा है, ठीक है, 3 बच्चों के 36 अंक आए हैं तो उसको मिलान चिन्ह के अंदर 1, 2, 3, ठीक है। और 40 आपने देखा 4 बच्चों के आए हैं तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इस तरह से जितने भी आपके पास बनेंगे, आप लास्ट में उन सभी का जोड़ करेंगे तो वो आपके पास टोटल संख्या उनकी 30 बनेगी, ठीक है। हमारे पास इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मतलब कि एक तरह की ये सारणी इस तरीके से बनकर आपकी तैयार हो जाती है। ये सारणी आपको जो दिखाई जा रही है बिना मिलान चिन्ह के आपको बताई जा रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इन सारणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, किस प्रकार से आपकी ये बनाया गया है, जो सारणी आपको दिखाई गई है, ये आपकी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर आपने ग्रुपिंग नहीं की, बारंबारता बनाई है आपने, ठीक है, कितनी 10 कितनी बार आया, 36 कितनी बार आया, वो चीज़ कर रहे हैं आप, लेकिन इसके अंदर आप उनको ग्रुप नहीं बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास मान लो ये तो 30 बच्चों का आंकड़ा था, अगर 30 की जगह आपके पास 100 बच्चों का आंकड़ा होता, ठीक है, तो उसको तो वर्गीकृत करना आपके लिए इस प्रकार से अकेले एक एक बच्चे के अंक देखने बड़े मुश्किल हो कि 95 कितने बच्चों के आए हैं। जैसे हम देखें, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में, प्रत्येक विद्यालयों में 100 पौधे लगाए गए। 1 महीने बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्या निम्न थी। अब 95 देखिए कितने स्कूलों में बचे, 67 देखिए कितने स्कूलों में बचे, 28 देखिए कितने स्कूलों में बचे। बड़ा ही मुश्किल है हमारे लिए आंकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर
इन आंकड़ों को हम वर्ग आकार बना लेते हैं या वर्ग अंतराल बना लेते हैं इनकी, ठीक है, और उनके साइज़, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। जैसे आप देखें ये आपके पास 20, 30, 40 से आपके पास जा रहे हैं आंकड़े, ठीक है। इनमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा अंक देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन सा आ रहा है आपके पास, ठीक है, उस अंक को ढूंढने की कोशिश करते हैं आप। उसके बाद सबसे बड़ा अंक, ठीक है, उसको देखने की आप कोशिश करते हैं। जैसे इसमें सबसे छोटा अंक आपके पास देख रहे होंगे 23 आ रहा है और सबसे बड़ा अंक आपके पास 98 आ रहा है, क्यों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बारंबारता बंटन सारणी बनाते हुए, इन चीज़ों को करते हुए हम इन पर इनके जब क्लास इंटरवल बनाएंगे, ठीक है, तो 20 से 29 तक या 20 से 30 तक वो आपकी चॉइस है, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40, इसमें आप 20 से 30 लिखते हैं तो 30 इसमें शामिल नहीं होगा, 30 इसके अंदर शामिल होगा। ये चीज़ खास का ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। अगर आप ये ऐसे लिखते हैं 20 से 29, 30 से 39, ठीक है, तो वो अगला अंक था उसके अंदर शामिल हुआ ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने का सबसे बढ़िया तरीका रहता है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। ये आपके पास हो गया आपका वर्ग अंतराल। आपने 10-10 का अंतर ले लिया। वर्ग माप मतलब आपके पास क्लास साइज, ये क्लास इंटरवल हो गए तो क्लास साइज वर्ग माप बोलते हैं इसको, 10 का अंतर है ना, ठीक है। फिर मिलान चिन्ह लिखेंगे इसके कि इनमें कितनी संख्याएं हैं जो 20 से 30 के बीच में आ रही हैं, फिर उनकी बारंबारता, ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे। इस प्रकार से आप अपनी टेबल बनाकर उसको प्रस्तुत करेंगे। जैसे देखिए आपको इन्होंने जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ बनी हुई, इसमें 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 ये दिखाई दे रही हैं। देखो 20 से 29 3 थे तो 3 लाइनें लगा दी गई मिलान चिन्ह में, और 30 से 39 तक 14 थी, ठीक है, तो 5-5 के 2 ग्रुप बनाकर 4 लाइनें अलग से लगा ली गई। क्योंकि मिलान चिन्ह में आप जानते हैं मिलान चिन्ह में काउंटिंग लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। एक के लिए आप 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो जाएगा। फिर ये 5 हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9, ये 10 हो गया, 5 और 5 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, ये 20 हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से मिलान चिन्ह में काउंटिंग लिखी जाती है हमारे पास, क्लियर। इसके अंदर क्या था हमारे पास, हमने जो हमारे ये इंटरवल दिखाई दे रहे हैं 20 से 29, 30 से 39, ठीक है, इनमें ये वर्ग अंतराल आपके ओवरलैपिंग नहीं हुई एक दूसरे पर। अगर आप 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 करते तो ये ओवरलैपिंग हो जाती, ठीक है। इनमें आपको जब 20 से 29, 30 से 40 39 लिख रहे हैं तो आपको उनके बीच में गैप छोड़ना होगा उनके ग्राफ बनाते हुए, और 20 से 30, 30 से 40 के बीच में आपको ग्राफ नहीं छोड़ना, उनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास देखें, आप अगर इस तरह का गैप दिया गया उसको ख़त्म करना हो आपने, ठीक है, जैसे 20 से 29, मैं अगला एग्जाम्पल देखता हूँ। आइए हम अब निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी लें जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, ठीक है। देखें 31 से 35 किलो, 36 से 40 किलो, 41 से 45 किलो, 46 से 50 किलो, इनको हम क्या करेंगे, हमारे पास इनको हम बदलेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम जानकारी बदलते हैं, चेंज करते हैं। किस तरीके से करेंगे इनको, 35 से 36 के बीच में 1 का अंतर है, ठीक है, अंतर कितने का है, 1 का, तो आपके पास क्या रहेगा, अंतर का आधा आपने देखना है, अंतर का आधा, अंतर कितने का, 1 का था तो आधा कितने का, 1/2 मतलब 0.5। तो ये सारा आपका जो वर्ग अंतराल है, भार है आपका, वो क्या बन जाएगा, आधा 31 से 35 था ना, 31 में घटा दिया, 35 में जोड़ दिया। अगला 36 से 40 है, 36 में घटा दिया 35.5, 40 में जोड़ दिया। ये अंक यहाँ पर ऐसे ही आ जाते हैं। तो आगे आपके पास ये क्लियर हो जाते हैं, इसमें कुछ दिक्कत रहती नहीं। पिछलों में तो देखो पीछे ही आप ऐड कर रहे हैं और अगले अंक यहीं से मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। 50.5, 55.5 और 55.5, 60.5, 60.5, 65.5, 65.5, 70.5, 70.5, 75.5, और इनकी संख्या आपको जो भी दी गई है 9, 5, ठीक है, 14, 3, 1, 2, 2, 1, 1, और इन सभी का जोड़ आपके पास 38, ठीक है। ये आपको इन सभी का जोड़ दिया हुआ है, क्लियर। इस तरीके से आपके पास ये नई सारणी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी सारी की सारी, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, मीन्स हम यूँ कहें कि आपके जो वर्ग अंतराल हैं वो सतत नहीं थे, कंटिन्यूस नहीं थे, यहाँ पर वो क्या हो गए, आपके सतत हो गए, कंटिन्यूस हो गए, ठीक है। इसमें उसमें ओवरलैपिंग नहीं थी, इसमें ओवरलैपिंग कर दी आपने, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 था हमारा।
क्लियर। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को कर देखना है और इनके जो बारंबारता बंटन सारणी है, ठीक है, या ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग के साथ है, वो सभी आपने बनानी है। प्रश्नावली 14.2 के अंदर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इसी तरह से उन क्वेश्चंस के सारणियों को बनाकर देखें कि किस तरह आपको क्या आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करके देखेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जितने भी आपके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास सेरेना जी सेट पर चलने वाली, ठीक है, आपको वीडियोज़ हैं जिसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी सीखने को मिलेगी आंकड़ों के बारे में, और इस 9th क्लास की कक्षाओं के बारे में हर वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।